पिछली वीडियो में हमने समझा था गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय ये कैसे उत्पन्न होती है, ये भी हमने समझा था। इसकी उत्पत्ति आज हम समझेंगे, इसके प्रयोग के बारे में। तो जिस प्रकार से कूलाम के नियम के बहुत सारे प्रयोग हैं, उसकी सहायता से हमने बहुत सारे सूत्रों की उत्पत्ति की है, ठीक उसी प्रकार से गॉस का नियम है, इसकी सहायता से बहुत सारे और कैलकुलेशन होंगी जिनको हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो यहाँ पर पहला ही टॉपिक है अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी जो लंबाई ली है अनंत ली है, यानी कोई भी माप नहीं है, बिल्कुल अनंत है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। ओके, तो जब हम किसी भी तार को आवेश देते हैं, कोई भी आवेश मान लीजिए, चाहे तो धन आवेश मान लीजिए, चाहे ऋण आवेश मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली इसको धन आवेश देंगे। धन आवेश हम इसको इसलिए देंगे क्योंकि प्लस वाले आवेश के कारण बाहर कोई बिंदु अगर मौजूद है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी, इसलिए इसको स्पेशल में धन आवेश दिया गया है, ऐसा मानेंगे। मानते चलिए कोई भी बिंदु बाहर है, इसको आप P नाम दे सकते हो। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि धन आवेश इसको दिया गया है। अब जब किसी तार को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश तार की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ऊपरी पृष्ठ पर भी रहता है और प्रति लंबाई पर भी वितरित हो जाता है। तो तार की प्रति मीटर लंबाई पर वितरित होने वाले आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो सबसे पहले 2-4 वर्ड हम इसी के ऊपर पढ़ लेते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। जब किसी तार को Q आवेश दिया जाता है तो दिया जाने वाला आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा उसकी प्रति लंबाई पर भी वितरित हो जाता है। तो तार की प्रति मीटर लंबाई पर वितरित होने वाले आवेश को, दोबारा समझ लेंगे, तार की प्रति मीटर लंबाई पर वितरित होने वाले आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मान लेंगे माना किसी तार जिसकी लंबाई L है या L लंबाई के किसी तार को Q आवेश दिया जाता है। ऐसे माना L लंबाई के किसी तार को Q आवेश दिया जाता है, तब उसका रेखीय घनत्व हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। लैम्डा क्या है यहाँ पर? आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व Q है किसी भी तार को दिया जाने वाला आवेश और L है उसकी लंबाई, L है उसकी लंबाई। आवेश का मात्रक यदि आप लिखना चाहो तो मात्रक भी लिख सकते हो। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर। अब इसकी आप यदि चाहो विमा लिखना तो विमा भी आप ज्ञात कर सकते हो। विमा लिखना चाहो तो विमा भी लिख सकते हो। यहीं से आप इसकी विमा बता सकते हो। आवेश की जो विमा होती है वो AT होती है अपॉन में, और लंबाई की जो विमा होती है वो L होती है। अब L नीचे प्लस की पावर है, ऊपर जब इसको आप लेकर जाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी। AT ऊपर पहले से मौजूद है तो हो जाएगा L की पावर -1 इंटू T इंटू T। कोई दिक्कत नहीं है, T को मैंने पहले लिख लिया और A को बाद में लिख लिया, नो प्रॉब्लम। अब भी ये मल्टीप्लाई में ही है, तो ये इसके मात्रक हो जाते हैं और ये इसकी विमा हो जाती है।
लेकिन हमारा जो मूल टॉपिक है वो ये नहीं है। हमारा मूल जो टॉपिक है वो है अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसमें ये शब्द आएगा आवेश का रेखीय घनत्व। अब क्योंकि आप जो वीडियो देखोगे और इस शब्द को सुनोगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि आवेश का रेखीय घनत्व वास्तव में है क्या। तो मैंने इसी को ही सबसे पहले एक्सप्लेन किया है, आप समझ गए होंगे आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। अब हम मूल टॉपिक पर आते हैं। मूल टॉपिक है हमारा अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई भी एक तार आप ले सकते हैं, मानकर चलिए ये कोई सीधा तार है और इस पर मैंने प्लस का चार्ज दे रखा है। प्लस का चार्ज मैंने अभी बताया था क्यों दिया है इसको। प्लस का चार्ज हमने इसलिए दिया है क्योंकि बाहर यदि कोई भी बिंदु उपस्थित है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ रहेगी। और यदि इसको माइनस का चार्ज आप देंगे, माइनस यानी ऋणावेश से आवेशित समझेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ होगी ऋणावेश के कारण। तो हमने इसको धनावेश दिया है जिसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी। अब क्योंकि ये केवल एक तार है, अब इस तार के बाहर एक कोई भी गॉसियन पृष्ठ आप खींच सकते हैं, कोई भी एक गॉसियन पृष्ठ खींच सकते हैं। तो मानकर चलिए माना इस तार के बाहर एक गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ आप खींचेंगे। तो मैं भी के लिए इनको साफ कर देता हूं क्योंकि पृष्ठ हमको बनाना है। ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, केवल कैलकुलेशन करने के लिए ही हम इसको बना रहे हैं। तार को और चाहो बड़ा करना तो और भी बड़ा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अनंत लंबाई मानी है। अनंत का मतलब है कितनी भी हो सकती है। ये हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना की है जिसका पूरा क्षेत्रफल कैपिटल ए है। पूरा संयुक्त क्षेत्रफल इस पूरे गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ का जो हमने अभी आकृति बनाई है इस तार के चारों तरफ, इस आकृति का गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी पूरे का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। चलो यहाँ लिख लो, या इसको ऐसे मत दिखाओ, आप इसको इस तरह से लिखेंगे कैपिटल ए, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं पूरे का क्षेत्रफल। अब ये जो हमने क्षेत्रफल माना है यह आकृति छोटे छोटे लघु अवयवों में विभक्त है, छोटे छोटे लघु अवयवों में। मानकर चलिए इसी का एक छोटा सा अवयव कहीं कोई ये हो सकता है और यहाँ पर ही बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P आप यहाँ मानिए, मैं इसको छोटा सा लिख रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और ये जो हमने अल्प क्षेत्रफल माना है, छोटा सा इसका अवयव माना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो डी ए है, डी ए यानी
छोटा लघु अवयव का क्षेत्रफल डी ए। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी आगे की तरफ होगी। ओके, कुछ इस तरह से। अब इसके दो पृष्ठ और हैं। कोई ये तो हमने केवल लंबाई वाले पृष्ठों पर लिया था। हाँ, एक चीज और है इसमें, जो हमने गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ बनाया है, इसकी लंबाई स्मॉल एल मान लेते हैं। लंबाई स्मॉल एल हम मान लेते हैं। अब इसके जो ऊपरी पृष्ठ है, एक पृष्ठ तो हो गया ये लंबाई वाला, जिसकी हमने गणना कर दी है। कैपिटल ई भी हमने दिखाया है, उसकी दिशा क्या होगी, और यहाँ पर डी ए भी इसने बनाया है। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, इसके नीचे वाला जो पृष्ठ है, इस पर भी लघु अवयव है। ऊपर है, ऊपर वाला पृष्ठ, उस पर भी लघु अवयव है। तो मान कर चलिए कोई इसका ऊपरी पृष्ठ पर कोई लघु अवयव ये हो सकता है जिसका क्षेत्रफल डी ए है, जिसका क्षेत्रफल डी ए है, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अब भी इस सी दिशा में रहेगी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कभी परिवर्तित नहीं हो सकती है, क्योंकि तार वही है। क्योंकि यहाँ पर आपने प्लस का आवेश इसको दे रखा है, यह आवेश ऊपर तक इस पूरे तार में वितरित हो जाता है। तो तार तो वही है। अब जो दिशा वैद्युत क्षेत्र की इस नीचे थी, वही दिशा ऊपर भी रहेगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ रहेगी। अब इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है जी, 90 डिग्री बन रहा है। जो क्षेत्रफल है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा होगा। ई और डी ए दोनों ही एक ही दिशा में प्रदर्शित हो रहे हैं। इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम ज्ञात करेंगे ये जो लघु अवयव है नीचे वाला, इस लघु अवयव से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। डी फाई ई लघु अवयव है, तो इससे बहुत ही कम मात्रा में वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर गुजरेगा, इसलिए मैंने इसको डी फाई ई करके लिखा है। तो डी फाई ई फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इनटू ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कुछ इस तरह से ये इसका फॉर्मूला होता है। अब लेकिन ये जो लघु अवयव है इसका क्षेत्रफल डी ए माना है, तो यहाँ पर भी डी ए ही होना चाहिए। डी ए वेक्टर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो वही फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन करेंगे। तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर समझने के लिए इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ क्या क्या है, ए के स्थान पर क्या है, ई है, ए के स्थान पर ई है और बी के स्थान पर क्या है जी, डी ए है। दोनों के ऊपर ही वेक्टर है, तो अदिश गुणनफल बन रहा है, और अदिश गुणनफल का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। उसका प्रयोग करते हुए हमने इसको ओपन किया तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यह केवल इस अवयव के लिए कर रहे हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको गोल कर दिया समझने के लिए। तो इस अवयव के लिए कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ई और डी ए समदिश है। समदिश मतलब एक ही दिशा में है, जिसके कारण उनके बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है।
तो यहाँ पर थीटा का प्रयोग क्या करेंगे, 0, और मैंने लिखा भी है यहाँ पर 0 डिग्री। थीटा के स्थान पर यहाँ प्रयोग करेंगे आप 0, तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0। अब सारणी से जो cos 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है जी, 1। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस cos 0 के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, 1, तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, क्योंकि 1 मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसका तो यही वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब ये तो हमने इस अवयव का ज्ञात कर लिया है। अब दूसरा अवयव हमने ये भी माना है, जो कि इसके दूसरे पृष्ठ पर माना है, ऊपर वाले पृष्ठ पर भी है, नीचे वाले पृष्ठ पर भी बहुत सारे अवयव हैं और पूरा क्षेत्रफल अवयवों से मिलकर बना है। तो जिस प्रकार से अवयव हमने इस तरफ माना था उसी प्रकार से दूसरी तरफ भी आप मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अवयव तो सभी जगह पे मौजूद है। तो अब हम इस ऊपर वाले अवयव के लिए कैलकुलेशन करते हैं सेम। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे डी फाई ई करके, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर करके, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर करके सेम फॉर्मूला है, प्रयोग करेंगे डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम। अब यह ध्यान देंगे जो ई वेक्टर है उसकी दिशा तो आगे की तरफ है, लेकिन जो डी ए बन रहा है जब हम इसके सापेक्ष देखेंगे तो डी ए 90 डिग्री पर काउंट होगा। आप समझिए, ये मेरा डस्टर है और ये इस तरह से रखा हुआ है, इसके जो पृष्ठ है लंबाई में इस तरफ है, ई वेक्टर की जो दिशा है वो इस तरफ ही होगी हमेशा, और यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी इसी तरफ होगी। अगर मैं इसको घुमा दूं, इस तरह से कर दूं, तो जो क्षेत्रफल अवयव है उसकी दिशा 90 डिग्री काउंट होगी। या फिर आप इसको समझ सकते हैं, ये बेलन अब इस समय लंबवत रखा हुआ है पृथ्वी तल के सापेक्ष, अगर मैं इसको तिरछा कर दूं, यदि मैं इसको तिरछा कर दूं, पृथ्वी पर गिरा दूं, तो आकृति कुछ इस तरह से बनेगी, यानी ऊपर वाले सिरे पर जो क्षेत्रफल अवयव होगा वो उसकी दिशा ऊपर की तरफ दिखाई देगी। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री का हम प्रयोग करेंगे, थीटा के स्थान पर 90, और सारणी से जो cos 90 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है जी, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर, जब इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो गई, cos 0 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 सॉरी, और 0 से इस पूरे का जब मल्टीप्लाई करेंगे अब तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अर्थात ऊपर वाला जो हमने क्षेत्रफल अवयव माना है उस क्षेत्रफल अवयव से किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने किया, नो प्रॉब्लम। केवल यही वाला जो अवयव है नीचे वाला जो कि लंबाई पर हमने माना है, यही उत्तरदायी होगा वैद्युत फ्लक्स की गणना करने में। अब ये तो एक लघु अवयव था, इसी प्रकार के अवयव इसमें पूरी आकृति में मौजूद है, पूरी आकृति में इसी प्रकार के छोटे छोटे लघु अवयव उपस्थित हैं। तो पूरी आकृति के कारण, पूरी आकृति के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे अंदर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर
लेकिन जो क्षेत्रफल है पूरे क्षेत्रफल के कारण कर रहे हैं, तो इसीलिए इंटीग्रेशन ए हो जाएगा इनटू डीए अंदर रहेगा। कुछ इस तरह से, क्योंकि इसमें बहुत सारे लघु अवयव छिपे हुए हैं, तो पूरी आकृति के कारण उत्पन्न होने वाला वेक्टर प्लस हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ए और अंदर रहेगा ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, जो चीज इसमें कॉमन है कॉमन करके बाहर निकालेंगे, लेकिन पहले इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे क्योंकि ये सदिश रूप में लिखी हुई है। फिर से वही ए बी कोस थीटा वाला, तो हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए और अंदर हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा, और कोस थीटा के स्थान पर वैल्यू 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू 1, और 1 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए ही बचेगा। तो इसको आप यहीं पे खत्म कर, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे, तो जो चीज कॉमन है उसको कॉमन करके बाहर निकालेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको अंदर रहने देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ई जो है वो कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे कॉमन करके। ई को बाहर निकाल लिया कॉमन करके, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ए और डी ए, कुछ इस तरह से। ये क्या है, पूरी आकृति का क्षेत्रफल है। इंटीग्रेशन ए अंदर डी ए पूरी आकृति का, यानी पूरी गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए अंदर है डी ए इक्वल टू, फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर क्यों आया, क्योंकि ऊपर की जो आकृति है वो गोलाकार है। कागज पर जब आप इसको बनाओगे, आप समझ लीजिए कोई भी एक गोल तार है, तो उसकी जो ऊपर की आकृति है वो पूरी गोलाकार है, उसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, और यदि मैं इसको एल से गुणा कर दूं तो ये क्षेत्रफल बन जाएगा। 2 पाई आर इंटू एल ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ए अंदर डी के स्थान पर हम 2 पाई आर एल का प्रयोग करेंगे, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। ओके, प्रयोग करेंगे गॉस का नियम। बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब गॉस की प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुसार गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आवेश की वैल्यू हमारे पास नहीं है,
लेकिन देखिए अब इस घनत्व में इसका लैम्डा जो कि हमने माना था, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो यहां से हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल ये हो जाएगा। अब ये क्यू की वैल्यू को आप यहां प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा फाइव ई इक्वल टू क्यू के स्थान पर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप यदि इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हो, समीकरण नंबर 2 मान सकते हो। और यदि आप चाहो तो फाई ई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हो, जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हो। चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर सकते हो। और यदि आप चाहो तो फाइव ई की वैल्यू को सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 1 में भी आप रख सकते हो, जो भी आपको उचित लगे वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइव ई की वैल्यू को समीकरण 1 में रख रहा हूँ। फाइव ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, फाइव ई तो ये है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू, और यहां पर है e इंटू 2 पाई आर एल, e इंटू 2 पाई आर एल। तो क्या करेंगे, एल से हो जाएगा एल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बराबर में है और ऊपर है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, जो बचा उसको लिखेंगे लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू, और यहां पर हो जाएगा e इंटू 2 पाई आर, e इंटू 2 पाई आर। यहां पर हमको वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल E की। तो सबसे पहले हम इसी को ही साइड में ले लेंगे। तो E इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर, कुछ इस तरह से, ओके। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या करके 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आ गया, 2 पाई भी आ गया, बचा लैम्डा अपॉन आर। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। अब मैं आगे का साफ कर देता हूं। एल लंबाई है इसकी। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 से गुणा भाग कर लेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है आपको E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई के पदों में प्राप्त करना है, तो 2 से गुणा करेंगे नीचे। अब जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमको करनी पड़ेगी, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 2 का लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन में आर, 2 लैम्डा अपॉन आर। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम।
यही हमको ज्ञात करना था। अतः किसी अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r। अब आप यदि इसको चाहो तो वेक्टर रूप में भी लिख सकते हो। वेक्टर रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर रूप में हो जाएगा ई वेक्टर, क्योंकि सदिश राशि है, जितनी भी सदिश राशि है उनके ऊपर हम क्या करेंगे, वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं। ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, अंकित वैल्यू भी आप इसको कह सकते हो, इनटू 2 अंकित वैल्यू है, और लैम्डा क्या है, अदिश राशि है। इसके ऊपर कोई भी चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। 2 लैम्डा अपॉन r, r भी क्या है, ये अदिश राशि है, डिस्टेंस है, अदिश राशि है। तो जब ये सारी वैल्यू अदिश है और हमको वेक्टर फॉर्म में लिखनी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए अदिश राशि जो है r, इसी के ऊपर हम कैप लगा देंगे, इसी के ऊपर हम कैप लगा देंगे, यानी एकांक सदिश इसको लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 से इस पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो ये ही आ जाएगा, यानी कोई भी वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी। ये इसका हो जाता है वेक्टर रूप। आगे आता है ई व आर के मध्य ग्राफ। ई व आर के मध्य यदि आप ग्राफ खींचना चाहे तो ग्राफ की जो आकृति होती है वो कुछ इस तरह से होती है। मानकर चलिए ये एक्स अक्ष है और ये 0 है मूल बिंदु, और ये वाई अक्ष है। मानकर चलेंगे जो आपका एक्स अक्ष है उस पर इन्होंने डिस्टेंस को दिखाया है, यानी आर को दिखाया है, और वाई अक्ष पर ई दिखाया है। ये डिस्टेंस हो गई आर और ये हो गया ई, इस तरह से। तो इनके मध्य यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ इस आकृति का खींचेंगे, कुछ इस प्रकार का ग्राफ ये होगा। अतः सिद्ध होता है कि रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है तथा इसकी दिशा रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है। एक आवेशित बेलनाकार चालक बाह्य बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश इसकी अक्ष पर स्थित हो, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आवेश जो होता है पूरे पृष्ठ पर वितरित होता है, न कि उसके एक अक्ष पर। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, आई होप आपने समझा होगा। अब ये जो था एक सीधे तार के कारण था। सीधे तार का मतलब है रेखीय आवेश के कारण, एक होता है बिंदु आवेश के कारण। अब यहाँ पर आप यदि इस फॉर्मूले को देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको दर्शा रहा है E प्रोपोर्शनल 1/r। E प्रोपोर्शनल 1/r को दर्शा रहा है। मैं इसको साफ कर देता हूँ। एक होता है बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R स्क्वायर, सॉरी Q अपॉन R स्क्वायर। ये होता है इसका सूत्र बिंदु आवेश के कारण, और ये है रेखीय आवेश के कारण। रेखीय आवेश का मतलब है सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r होती है। रेखीय आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश के कारण है। यदि E व R के मध्य है, यदि आप संबंध याद करेंगे तो ये संबंध हो जाएगा E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये अंतर है दोनों में, सेम नहीं होता, अंतर है। ये बिंदु आवेश के कारण है E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, और ये है E प्रोपोर्शनल 1/r बिंदु रेखीय आवेश के कारण, सॉरी रेखीय
आवेश के कारण। यहाँ पर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।